तो भाई साहब हमने ख़रीदी है थार रॉक्स। ये हमने ख़रीदी थी जी 2 महीने पहले। वी सोल्ड आवर थार, और थार बेच के हमने थार रॉक्स लिया है। और ब्लैक कलर का घोड़ा, ब्लैक घोड़ा। तो ये है 4x4 टॉप मॉडल डीजल ऑटोमेटिक AX7L। तो ये हमने आई थिंक रफली ये 25 लाख के थोड़ा सा ऊपर पड़ी थी शायद। तो जब हमने इसको लेने का प्लान किया था तो हम AX5 बुक कराई थी हमने, लेकिन जो GST कट हुए थे उससे गाड़ियों के रेट थोड़े सस्ते हुए। तो फिर उसी बजट में हमको AX7 मिल गई थी, लगभग सेम बजट के आसपास। तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है कि यार जिस बजट में हमने ली, हमने ये क्यों ली। पहली बात, थार रॉक्स क्यों ली, इसमें हमने क्या क्या गाड़ियाँ देखी, और इस गाड़ी का कंपैरिजन अगर कोई थार वाला बंदा है जिसके पास थार ऑलरेडी है उसके हिसाब से कैसा फीडबैक है, और अभी तक चलाने में क्या है गाड़ी का। तो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जब इसको खरीदने गए तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे थे। गाड़ियों में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे को एक 4x4 व्हीकल चाहिए था, जिसमें कि हमने देखा था जिमनी को पहले। और जिमनी में हमको जो पसंद नहीं आया उसके पावर जो थोड़ी सी है, टॉर्क जो है उसमें थोड़ी कम है। ऑफ रोडिंग में वो अच्छी है गाड़ी, लेकिन मतलब हमें ऐसी नहीं चाहिए जो खाली ऑफ रोडिंग में अच्छी हो। थोड़ा सा दूर टूरिंग करनी है तो आपको एक कंफर्टेबल और पावरफुल गाड़ी भी चाहिए जिसमें कि भाई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी हो। तो जिमनी में ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो है, थोड़ी ज़्यादा होगी शायद थार से, लेकिन वो पावर के मामले में और कंफर्ट के मामले में थोड़ी पीछे थी रॉक से। फिर हमने दूसरा देखा था जो बहुत सीरियसली मेरे को पसंद थी गाड़ी, वो थी हाइलक्स। लेकिन हाइलक्स में कई सारी दिक्कतें थी। हाइलक्स जो है वो अगेन 2% कार ज़्यादा है जैसे कि थार थी। ये इसके हिसाब की गाड़ी नहीं है कि अगर आप फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हो सारे, तो उसमें जो है ना हाइलक्स में वो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें पिछली जो सीट है वो थोड़ी सी अपराइट है, और जो केबिन है वो थोड़ा सा क्रैम्प पड़ जाता है पीछे का केबिन। और दूसरी प्रॉब्लम ये, अगर आप बच्चों के साथ हो तो उसमें जो डिक्की है, जो डाला है, वो बाहर है अलग। तो उसमें बच्चों के साथ हो आप तो जो सामान है वो आप सामान वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते उतरे बिना। तो वो उस हिसाब से हमें वो पसंद नहीं आई हाइलक्स। तो हमें कहा कि यार अगर हम ऐसी गाड़ी लेंगे, थार को बेच के हम हाइलक्स लेंगे तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत ही आएगी। तो हमने फिर वो गाड़ी ड्रॉप कर दी। फिर हमारे पास ऑप्शन था स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो एन बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन था, लेकिन हमें लगा स्कॉर्पियो एन ना बिल्कुल इधर है ना बिल्कुल उधर है। बिकॉज स्कॉर्पियो एन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर आप देखो तो कंफर्ट के हिसाब से XUV है महिंद्रा में, और ऑफ रोडिंग के हिसाब से थार है। वो बीच में बैठती है, वो दोनों का ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है वो। तो हमें कहा कि नहीं यार, हमारे पास XUV है ही कंफर्ट के हिसाब से, हमें थोड़ी सी रगड़ और ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी चाहिए थी। और इसमें कंफर्ट तो देखा जाए तो स्कॉर्पियन से कम नहीं है, बस 7 सीटर नहीं है ये। बाकी कंफर्ट इसमें मुझे लगता है कि आसपास सही है स्कॉर्पियन जैसा। पर हमें रगड़ गाड़ी चाहिए थी तो उसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा रगड़ पड़ रही थी, इसलिए हमने फिर थार रॉक्स को डिसाइड किया। अगर आप थार वर्सेस थार रॉक्स के बारे में पूछें तो यार थार लेने के बाद थार रॉक्स हमने इसलिए ली क्योंकि आप अगर देखें जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये पीछे की सीट्स का है। पीछे की जो सीट है ना, अभी आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप चढ़ सकते हो डायरेक्टली, जो कि थार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसमें पीछे कोई बैठना चाहता नहीं था, क्योंकि उसमें पीछे उतरने चढ़ने के लिए एक बंदे को हटना पड़ेगा। तो जो पीछे बंदा बैठा है उसको ऐसा लगा तो कैद कर दिया अंदर। तो बच्चे बैठ के खुश नहीं थे, तो हमने कहा कि नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इस वजह से हमने थार रॉक्स ली। नहीं तो अगर आप मेरे से पूछो, अगर 2 सीटर गाड़ी आप मेरे से आज पूछो तो मैं प्रेफर करूँगा थार को ओवर थार रॉक्स। ये वो बेटर गाड़ी है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, और 2% के हिसाब से भी वो ज़्यादा कहते हैं ना कि मोर कैपेबल ऑफ रोडर, और बहुत ज़्यादा बेटर दिखती है इसे मेरे हिसाब से। थोड़ी सी ना खिंच गई है गाड़ी, अगर आप देखो यहाँ से थोड़ी सी खिंची गई है। तो मुझे वो चीज़ पसंद तो नहीं थी शुरू से ही, लेकिन अब ठीक है, मतलब हर चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती। ये क्लोज टू बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें मिल रहा था। सारी चीज़ें मिला के अगर आप देखें तो इसमें मोटा मोटा सब कुछ मिल रहा था। छोटे मोटे हैं भाई, थोड़ा सा लंबी लगती है, तो अगर आपको थोड़े टायर बड़े डालो तो मे भी हो सकता है कि वो प्रोपोर्शंस थोड़े से और सेट हो जाएं, लेकिन अभी थोड़ी सी खिंची हुई तो लगती है थार के मुकाबले। थार बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशन में आती है। तो 2% के हिसाब से तो मैं आज भी कहूँगा कि थार इज़ अ बेटर कार ऑफ रोडिंग के हिसाब से, 2% के हिसाब से। ये है फैमिली के हिसाब से। अगर वो फैमिली के हिसाब से लेना है, आपको पिछली सीट बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, तो आपको रॉक्स प्रेफर करनी चाहिए थार के मुकाबले। और अगर आपको बजट में करना है और आपको पूरा टोरा चाहिए थार का, तो भाई टू डोर भी आप ले सकते हो। और 2 डोर में भी बिना 4x4 के RWD के ऑप्शन आते हैं, उसमें काफ़ी आपको इकोनॉमिकल रेट मिल जाएगा। जब GST कटाएं उसके बाद तो आई थिंक 10-11 लाख में वो कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाएगा। और फिर ये जो रॉक्स है, ये अगर आप 4x4 में लेते हो तो अभी डीजल में आती है सिर्फ, तो हमने डीजल वाला ही मॉडल लिया है। पेट्रोल इवन तो NCR में डीजल के ऊपर तलवार लटकी रहती है, सरकार के डिसीजन चेंज होते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बदलती रहती हैं, तो फिर भी हमने 4x4 लेनी थी तो हमने फिर ये डीजल में ली। अब देखेंगे जो भी होगा, वो तो भगवान भरोसे है। बट इस गाड़ी में आप जो देखें, जो सबसे बड़ा जो मैंने वो बताया था आपको बेनिफिट, वो यही है कि पीछे की सीट में आप आराम से बैठ सकते हो, जैसे मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है।
5'11" के करीब मेरी हाइट है। और पीछे की सीट देखो बिल्कुल कंफर्टेबल है और आदमी आराम से बैठ सकता है ऐसे, और कितना भी लंबा टूरिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो ग्रैब हैंडल कंपनी ने अब दे दी हैं, आपको बाहर से नहीं लगवाने पड़ते। बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी ने देखा कि बाहर से लगवाते हैं लोग, वो फिक्स की, जैसे म्यूजिक सिस्टम लगा लो आप, ये टॉप मॉडल है, इसमें हारमन कार्डन का आता है, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसकी जो साउंड क्वालिटी अच्छी है, हम थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे, इट्स गुड। और आप देखो ना इसमें रिक्लाइन का जो एंगल है वो भी आप सेट कर सकते हो, जो इसमें रिक्लाइन है पीछे की सीट में, आप इसमें कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ये रिक्लाइन एंगल मैक्सिमम पे है, इसको आप करोगे तो शायद एक, हाँ ये 2 पोजीशन में है, ये 60-40 स्प्लिट में है, तो ये सीट अलग से आप अलग से रिक्लाइन कर सकते हो और ये अलग से रिक्लाइन कर सकते हो। बाकी आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है 2 लोगों के हिसाब से, एकदम से आप मजे में जा सकते हो, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, 1 नंबर। ठीक है, तो इसमें आप, जो मैं आपसे कह रहा था कि पीछे की सीट में कंफर्ट है, तो उस हिसाब से आप ये देखो, जब ये पूरी सनरूफ खुलती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको लिटरली एयरी फील आता है। आपको कुछ तो वैसे ही विंडो मिल गई, सब कुछ हो गया, और ऊपर से सनरूफ की वजह से और एयरी फील आ जाता है इसमें गाड़ी में। तो उसमें मामले में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। आपका पिछली सीट, मतलब आप किसी को पीछे बैठा के लंबे डिस्टेंस पर टूरिंग करा सकते हो। जो पीछे का जो लंबा सा ये इसमें जो वो है सनरूफ है, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और बाकी आइसोफिक्स भी है, आपको अगर बच्चे की वो चाइल्ड सीट लगानी है ना, उसमें आइसोफिक्स में माउंट होकर डायरेक्ट लग जाती है यहाँ पे, तो अगर कोई चाइल्ड सीट लगाना चाहता है तो उस हिसाब से भी दे रखा है। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने का है, ये टाइप सी का चार्जर दे रखा है, पीछे एयर वेंट भी दे रखे हैं, और ये सीट थोड़ी सी अंदर को रखे, तो इसकी वजह से पैरों का स्पेस अच्छा मिल जाता है। तो पिछली सीट में तो और कुछ नहीं है, बाकी जो वन टच वन अप डाउन नहीं है पिछली सीट में, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल दे रखा है, यहाँ पे ये पियानो फिनिश में दे रखा है, और यहाँ पे ये डोर में जो बॉटल होल्डर है बहुत छोटा सा, इसमें सिर्फ ये हैंड वॉश आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। स्पीकर दे रखे, क्योंकि ये हारमन कार्डन का जो स्पीकर सेट है टॉप मॉडल में जाता है, इसकी वजह से स्पेस चला गया यहाँ का, तो यहाँ पानी की बोतल आ नहीं सकती। तो जो महिंद्रा ने जो वो है ना स्पेस मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छे से नहीं किया, इसको और अच्छे से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट आ सकती है गाड़ी में, वैसे ठीक है गाड़ी, मोटे मोटे प्रॉब्लम्स इन्होंने सारे निगल सॉल्व कर दिए हैं जो इसमें थे। तो डिक्की जो है वो अब पहले से काफ़ी बेटर हो गई है डिक्की। अब देखो स्पेस अच्छा खासा है डिक्की में, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आ गया, जो उसका म्यूजिक सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ आगे थोड़ा बाहर हो गया, बट वैसे डिक्की सिग्निफिकेंट है। तो आप ये देखो इसमें आराम से 3-4 मीडियम साइज़ के बैग आ जाएंगे, और ऊपर तक लोड करोगे तो काफ़ी सामान आ जाएगा। डिक्की में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में, परफेक्ट। और इन्होंने ये वॉशर दे दिया पीछे, वॉशर डिफॉगर सब कुछ दे दिया पीछे, तो सारी दिक्कत भी सॉल्व कर दी। ये जो इसके वाइपर है ना, ये एरो ट्विन वाइपर दिए हैं जो XUV 700 में आते थे, ये वाइपर इंप्रूव कर दिया इन्होंने अभी। बाकी इसमें जो हेडलाइट है ये कंपनी की तरफ से आती है LED, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। पहले बहुत बेकार हेडलाइट आती थी, लोग चेंज कराते थे, वो इन्होंने वो कर दी है चेंज, अच्छी है। जो ग्रिल है वो मुझे ठीक लगती है, हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे ठीक लगती है ग्रिल। बाकी 19 इंच के टायर दे रखे हैं और डायमंड का टलॉय है, जो कि मुझे थोड़े से ना गाड़ी के हिसाब से थोड़े से वैसे लगते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ना सोफिस्टिकेटेड से लगते हैं, थोड़े से ना ऑफ रोड स्पेसिफिक कम लगते हैं मुझे। 19 इंच के हैं, तो मेरे को अगर पर्सनली ये पूछो, अब मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता था, पहले खर्चा बहुत हो गया गाड़ी पे, नहीं तो 17 इंच में थोड़ा प्रोफाइल ज़्यादा डालोगे टायर होगा, वो बेटर रहता है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। बाकी चढ़ने के लिए आपको आगे भी वो ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं। डोर में यहाँ पे एक छोटी बोतल आ जाती है, ऐसी पतली सी बोतल लेनी पड़ेगी आपको देख के, जैसे मिल्टन की है, ये मिल्टन का कोई तो भी मॉडल है ये आ जाता है, तो आपको देख के लेनी पड़ेगी, सारी बोतल नहीं आती इसमें। अब अंदर की अगर गाड़ी की बात करें तो ये ऑटोमेटिक वर्जन है, 4x4 आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है इसमें। ये महिंद्रा टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देता है, इसमें 2 ये पावर के वो मिले हुए हैं सॉकेट्स। ये 65 वाट की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग, और ये आपका नॉर्मल टाइप A वाला जो होता है वो है। तो इसमें मैंने अपना डैश कैम कनेक्ट किया हुआ है, और ये फास्ट चार्जिंग के लिए वायर डाली हुई है, जिसको आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। वैसे इसमें वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड आता है, यही वायरलेस चार्जिंग का पैड है, ठीक है। तो इसमें आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें अगर आप फ़ोन आप आधा 1 घंटा रख दोगे तो आधे 1 घंटे में ही ये वो हो जाएगा, फ़ोन ओवर हीट हो जाएगा, तो मुझे तो पर्सनली पसंद है नहीं है। बाकी ये स्विच बोर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे अभी, बट बाकी ये 4x4 का लीवर है, ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो गया, यहाँ पे 2 कप होल्डर दे दिए, और ये ऑटोमेटिक पार्किंग है और ऑटो होल्ड है। जो ऑटो होल्ड मैंने अभी यूज़ नहीं किया, जो कि मतलब पहाड़ पे आप कभी चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, इंक्लाइन पे चल रहे हो, उसमें काम आएगा ऑटो होल्ड। अब इसको दबा दोगे तो आई थिंक जब गाड़ी डिक्लाइन पे है तो वो अपने आप रुक जाए, मतलब इंक्लाइन पे है तो अपने आप रुक जाएगी, आप रेस दोगे तो चल पड़ेगी, आपको अलग से ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटो होल्ड का अपना बेनिफिट है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया यहाँ पे, कुछ बटन्स यहाँ पे दे दिए। अब जो पावर विंडोज़ हैं वो सारी इधर लेके चले गए, और इसमें जो ये बाहर का जो मिरर है
आप इसको यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑटो फोल्ड है, IVRM जो है वो ऑटो फोल्ड है आपका। और ये वन टच है ये वाली विंडो, ड्राइवर साइड वाली, बाकी नॉर्मल है। अगली दोनों सीट आपकी वेंटिलेटेड हैं। बाकी 4x4 के फीचर हैं, उसको मैं भी उस पर बात करते हैं। बट बाकी 4x4 के फीचर हैं। ये इस पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स दे रखे हैं, क्रूज़ कंट्रोल का इधर है, म्यूज़िक का इधर हो गया। ये सारा नॉर्मल आपका जो स्टॉक है इसमें वो ऑटोमेटिक दे रखा है इन्होंने। वो आपका वॉश जो है बाहर का विंडो जो वॉशर है वो ऑटोमेटिक है, जो कि आपका ऑटोमेटिक कर सकते हो आप, या फिर उसको आप अपने आप ऑपरेट कर सकते हो। और इधर ये अपना हेडलाइट का दे रखा है, फॉग लाइट का है। तो जो सबसे बड़ा रोना धोना है ना इस गाड़ी का डीजल का, वो है आपका DPF का इशू है डीजल में। क्योंकि जो DPF है गाड़ी का, डीजल गाड़ी का, वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि डीजल गाड़ियां पोल्यूट करती थी, तो गवर्नमेंट ने BS6 में जो बोला कि भाई इसमें से जो धुआं आता है गाड़ी का डीजल का वो कम करो, क्योंकि डीजल गाड़ियां धुआं ज़्यादा देती हैं, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती हैं बजाय कि पेट्रोल के। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे जलता है, ज़्यादा सल्फर वगैरह कुछ तो भी नाइट्रोजन, कुछ सल्फर, कुछ गैसेज ज़्यादा निकलती थी इसमें। तो उसे कंट्रोल के लिए BS6 में जो नॉर्म्स आए उसको मीट करने के लिए जो ये इसमें दे रखे हैं ना सरकार ने, जो गाइडलाइंस दे रखी है BS6 की, उसके हिसाब से इसमें जो पोल्यूशन है वो घटाने के लिए अब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगता है, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर DPF वगैरह लगते हैं, जिससे कि आपका जो सूट मास है, जो आपका धुआं निकलता है, उसको ट्रैप करता है पोल्यूटेंट्स को। और वो जो पोल्यूटेंट हैं वो ट्रैप कर जाते हैं, फिर वो जलाने होते हैं, डीजल डाल के वो जल जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सूट मास जो जलता है आपका DPF से, वो जलता है सिर्फ जब आप गाड़ी को एक हाई स्पीड पे चलाते हो, हाई RPM पे। और तो अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो, कम चलाते हो बहुत गाड़ी, स्टार्ट स्टॉप आपका 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का आप चलाओगे ना, तो ये गाड़ी आपको दुख देगी, डीजल की गाड़ी जो BS6 वाली है। अब कुछ लोग उसको बचने के लिए कुछ लोग अपना DPF पंक्चर करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े रिस्क है। वो आप पुलिस आपको पकड़ लेगी तो आपका मोटा चालान काटेगी, गाड़ी भी आपकी इम्पाउंड हो सकती है। तो वो तो करने की चीज़ है नहीं। तो अगर आप बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो जो DPF है बड़ा, आप कोई डीजल खरीदे तो बड़ा ध्यान से सोचने की जरूरत है कि आपको, अगर आप आसपास हाईवेज हैं आपके और आपको लगता है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में हाईवे पे खींच दोगे गाड़ी को एक बार स्पीड में, तो आप डीजल की तरफ सोचो, नहीं तो पेट्रोल बेटर ऑप्शन है। लेकिन रॉक्स में अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल में 4x4 नहीं आता। वो शायद कंपनी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि शायद जो थार थी उसमें भी जो पेट्रोल वाला मॉडल था हमारा, उसमें ओवर हीटिंग के इश्यूज मैंने सुने थे। मतलब जो थोड़े से ज़्यादा ऑफ रोडिंग में है लोग राजस्थान साइड, तो उनके मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उन्होंने बोला कि ये ओवर हीट हो जाती है। अब मैंने उसको इतना एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में यूज़ नहीं किया और इतनी गर्मी में इतनी ऑफ रोडिंग नहीं की डेजर्ट में कि मुझे पता चले ओवर हीटिंग का। लेकिन हाँ, मुझे लगता था कि उसका जो फ़ैन है वो कंप्रेसर फ़ैन वो काफ़ी चलता था, जैसे उसको गाड़ी को ठंडा करने के लिए ना जो फ़ैन वो काफ़ी घूमता था। तो कुछ तो था उसमें इश्यूज़ हीटिंग वगैरह के। तो शायद उनको लगा हो कि भाई बड़ा इंजन जो है आप ज़्यादा उसमें 4x4 लगाओगे बड़ी गाड़ी में, शायद वो दिक्कत करेगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया। अब इसमें बात करते हैं कि जो इसमें 4x4 के फीचर क्या दिए हैं कंपनी ने। 4x4 के हिसाब से देखो, लीवर तो सेम है, 4 हाई 4 लो। 4 हाई 4 लो तो आपको पता ही है कि भाई 4 हाई जो है अपना, वो लगता है कि अगर आपकी गाड़ी में आपको चारों टायरों में ट्रैक्शन चाहिए लेकिन आपको टॉर्क ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप लगाते हो 4 हाई। तो अगर आप कभी आपको ट्रैक्शन बहुत चाहिए सड़क पे तो आप लगा लोगे 4 हाई, जब आपको चारों टायर में ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे बहुत पावर चाहिए, ठीक है, बहुत ब्रूट फोर्स चाहिए गाड़ी से, तो उसमें ये आप 4 लो लगाते हो, तब उसमें जो ट्रांसफ़र केस है वो काम आता है। उसको जो गियरिंग रेशियो को चेंज करके वो आपकी गाड़ी को, जैसे ट्रैक्टर में होता है ना कि ट्रैक्टर भागता नहीं है लेकिन आपका टॉर्क बहुत देता है, तो वही वाला ट्रैक्टर वाला गियर मान लो, आपकी 4 लो ट्रैक्टर टाइप सा गियर है आपका, कि जिसमें कि आपको सिर्फ खींचना है, पावर मिलेगी लेकिन आपको उसमें टॉर्क मिलेगा, लेकिन उसमें आपको वो नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी। तो आपको कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ है या बहुत ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है, वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। और ये फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ये आपकी पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव है। इसका मतलब है कि आपको जहाँ स्ट्रेट रोड हो या जहाँ पे टायरों में स्लिप मिल जाए वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। जहाँ पे भी आपकी गाड़ी अगर पक्की सड़क पे चल रही है और आप उसमें अगर 4x4 लगाओगे तो आपकी गाड़ी का जो डिफरेंशियल है, जो आपका ट्रांसमिशन है, वो उड़ जाएगा। तो आपको नहीं करना है। बाकी इसमें जो चेंजेस किए हैं जो थार के मुकाबले, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किए हैं, या उसको कुछ लोग उसको नेगेटिव भी बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल दे दिया ये वाला। थार में जो होता था उसमें MLD आता था, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, जो कि अपने आप ही एंगेज होता था जब आपके टायरों के बीच में एक 100 RPM का या कुछ तो उसमें होता था, शायद 100 RPM का डिफरेंस आ जाए दोनों टायरों के रोटेशन में,
तो आपका मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल एंगेज होता था, मैकेनिकली होता था, उसमें कुछ नहीं करना, वो उसका एक डिवाइस आता है जो लगता था, वो मतलब आपको ड्राइवर को कुछ नहीं करना। तो उसमें दिक्कत क्या होती थी, उसमें दिक्कत ये आती थी कि गाड़ी में एक हाई आरपीएम पे गाड़ी आपकी जब चलती थी ना, तब जाके वो एंगेज होता था। तो उसकी वजह से आपका मान लो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में हो आप, और आपने वो लगाया, मतलब आपको वहाँ से अपना लॉकर लगाना है, पिछले टायर दोनों लॉक करने हैं, पावर दोनों में जाए, तो उस लॉकर के केस में जो होता था मैकेनिकल लॉकर में, उसमें झटका मारती थी गाड़ी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग दे रखी है, तो आप 4 लो में लगा के इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग लगा दोगे तो आपको झटका नहीं मारेगी, आपको मतलब आप बिल्कुल गाड़ी को रोकोगे, 4 लो लगाओगे, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल लगाओगे, गाड़ी आराम से प्यार से चली जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का थोड़ा सा लाइफ का जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है महिंद्रा की, क्या वो एक रिलायबल प्रोडक्ट दे सकता है, वो क्वेश्चन मार्क करता है। टोयोटा हो देता है ये तो मैं बिल्कुल डाउट नहीं था, लेकिन महिंद्रा में थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या पता कुछ दिक्कत ना आई इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है उसमें। बट वैसे ये अच्छा फीचर है। बाकी आप इसमें देखो, इसमें ये मोड्स दे रखे हैं, ड्राइविंग मोड दे रखे हैं। आप ड्राइविंग मोड यहाँ से बटन दबाते हो तो नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड, ये आपके उसके हिसाब से हैं कि आपको जिस तरह के आप उसमें जो सरफेस पे चल रहे हो आप इसको लगा लो। बाकी शहर में तो नॉर्मल ही लगेगा। एयर बैग का साइन है, ये वेंटिलेटेड सीट का साइन है, ये दोनों वेंटिलेटेड सीट होगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ 4x4 चीज़ें फीचर्स दे रखे हैं। इंटेलिटर्न दे रखा है, इंटेलिटर्न जो है वो थोड़ा सा हाइप्ड अप फीचर है महिंद्रा का, लेकिन उसका ये है कि भाई आपको छोटा टर्न लेना हो तो वो अंदर वाला टायर ब्रेक मार देता है, इधर वाला टायर जो ब्रेक लग जाता है तो आपकी गाड़ी छोटे टर्न में घूम जाती है। मतलब कोई चीज़ आप जैसे आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, आप इसको घुमाना चाह रहे हो, अब नॉर्मल टायर घुमाओगे तो ऐसे जाएगी, वो क्या इसको लॉक लगा देगा, इस टायर को ब्रेक लगा देगा तो ऐसे जल्दी घूम जाती है गाड़ी, इसी टायर पे ऐसे घूम जाएगी, तो वो आपका टर्न छोटा हो जाता है। तो आप इंटेलिटर्न उसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपका देखो, ये आपका उसका है, दिस वन इज कि आपको अगर तेल का वो खुलना है, पीछे का जो पहले चाबी से खुलता था वो यहीं से खुल जाता है। और ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है, तो बकवास बटन है, मैं इसको हमेशा बंद करता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया, हिल डिसेंट हो गया, पार्किंग सेंसर्स आपको बंद करने जो टी करते रहते हैं। एक ये जो फुट लाइट है, केबिन लाइट का हो गया, नीचे पैरों में लाइट जल जाती है। तो अगर आप इसमें गाड़ी की थार रॉक्स की राइड क्वालिटी की बात करो तो थार से बेटर है, नो डाउट थार से बेटर है। लेकिन देखो, जो बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियां हैं, जैसे कि ये होगी i1 स्कॉर्पियो होगी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, या जो पहले वाली स्कॉर्पियो थी, या फॉर्च्यूनर उठा लो आप, या इवन रैंगलर उठा लो आप, जो कि भाई बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी आती हैं, भाई सबकी राइड क्वालिटी थोड़ी जिगली होगी। मतलब वो बनी है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। अब उसकी राइड क्वालिटी कंपनी किसी लेवल तक ही नॉर्मल गाड़ी, मेन स्ट्रीम गाड़ी जैसी ला सकती है। तो अब इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया इसमें। लेकिन आप ये कहोगे यार मेरे को तो इसमें ये थोड़ा सा हिल रही है, थोड़ा सा ऐसा है, तो यार वो चीज़ें तो देखो इस गाड़ी में हमेशा रहेंगी, वो इसके डीएनए का पार्ट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मुझे तो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, तो आप देखिए गलत गाड़ी रहे हो, आपको नहीं लेनी चाहिए थार रॉक्स। ठीक है, थार रॉक्स उसके लिए ठीक है जिसको पता है कि जो उसकी गाड़ी के कॉम्प्रोमाइज़ है और आप उससे हैप्पी हो, फिर लेके फिर उस पर रोना धोना नहीं करना चाहिए, ले ली इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। भाई देखो, गाड़ी को जो चीज़ आप ले रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए वो गाड़ी किस तरह से बिहेव करेगी। ये बॉडी ऑन फ्रेम है तो ये बॉडी ऑन फ्रेम की तरह ही बिहेव करेगी, इसकी जो राइड है थोड़ी जिगली होगी ही होगी। इसकी राइड आप क्रेटा जैसे नहीं मान सकते, ठीक है। बट क्रेटा में वो बात, क्रेटा इज नॉट लाइक दैट कैपेबल ऑफ रोड जितनी ये कैपेबल है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी, क्या आपकी प्रायोरिटी में ज़्यादा है। ठीक है, आपको अगर ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए, थोड़ी रगड़ गाड़ी चाहिए, तो थार रॉक्स लो या थार लो। और अगर आपको चाहिए कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे बहुत सारे फीचर चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से आप फिर क्रेटा लो। आपको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, आप कॉस्ट मैटर नहीं करती, आप ले तो हाईलक्स लो, ठीक है, हाईलक्स ले लो या फॉर्च्यूनर ले लो, पैसे बिल्कुल ही मैटर नहीं करते तो भाई फॉर्च्यूनर लो, 50 लाख की फॉर्च्यूनर लो। फॉर्च्यूनर तो मेरे को भी बहुत पसंद है गाड़ी, लेकिन भाई 50 लाख रुपए बहुत होते हैं, इतने में 2 थार रॉक्स आ जाएंगे जितने की फॉर्च्यूनर आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से गाड़ी एक बैलेंस गाड़ी है, महिंद्रा ने बैलेंस गाड़ी बनाई है। थोड़े बहुत भाई इसमें डीपीएफ के इश्यूज हैं डीजल में, वो आपको देखने पड़ेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर तो नहीं दिखता इसमें और थार में, तो चलाने में ये भी कुछ थार जैसी फील होती है, इसमें फील भी थार जैसा आता है, थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा है, बस यही चीज़ है। और बाकी इसमें क्योंकि फीचर्स के लिए जैसे आपको बोला मैंने, सॉफ्ट टच मटेरियल लगाया है, थोड़ा प्रीमियम फील आता है इस गाड़ी में ना। जो स्टीयरिंग है वो इन्होंने लेदर रैप किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पहले म्यूजिक सिस्टम उसका बहुत एवरेज सा था, पहले जो थार में आता था ना, इसको म्यूजिक सिस्टम को इन्होंने बहुत सुधार दिया है। तो हम लेट्स ट्राई टू प्ले अ सॉन्ग, देखते हैं कि भाई कैसे गाने बजते हैं, ठीक है। तो काली गाड़ी है तो काली गाड़ी का गाना चलाएंगे, वो बेटर लगेगा। जो इसका आप अगर टच का वो देखो, सेंसिटिविटी वो भी अच्छी है, मेरे को लगता है गाड़ी इसका जो टच है अच्छा है, अटकता नहीं है। अब म्यूजिक सिस्टम इसका प्ले करते हैं, तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है इसका वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। और बाकी इन्होंने इसमें रडार भी दे रखा है।
तो ठीक है, इसको हम पॉज करते हैं गाने को। गाने ठीक हैं, गाने अच्छे बजते हैं इसमें। क्या ये एकदम से मतलब जिसको कहते हैं ना कि दी बेस्ट है, नहीं भाई, इट इज़ लाइक एवरेज से ऊपर है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स वेरी मच एन्जॉयबल, पर और अच्छा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। बाकी इसमें जो मुझे फीचर बहुत अच्छा लगता है विच इज़ दिस 360 कैमरा। अब बहुत लोग कहेंगे यार थार जैसी गाड़ी में तो वैसी विजिबिलिटी इतनी अच्छी, इसमें क्या तो इसमें 360 चाहिए। लेकिन भाई साहब जो 360 डिग्री कैमरा है वो काम आता है आपको, टाइट पार्किंग है आपकी, मान लो बहुत ज़्यादा आपको कहीं गाड़ी फंसा के खड़ी करनी है तो आपको 360 कैमरा बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है। या फिर आप पहाड़ पे हो, आप बहुत एज के पास हो और आपको ना टेंशन है क्योंकि वहाँ पे तो भाई बस वाले आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, आपको बिल्कुल सोचते हैं कि आप रोड से नीचे उतर जाओगे। तो उस केस में कई बार मैंने देखा कि वो पुश करते हैं, बुली करते हैं, जो बाहर के वो है ना गाड़ियाँ, उनको करते हैं, सबको करते हैं भाई, हमें तो पता नहीं, हमें तो कई बार वो चीज़ देखने को मिली और हमने वीडियो भी देखी उस पर। जो बस वाले हैं वो एकदम से आते हैं और मतलब लिटरली सोचते हैं कि आप डिसअपीयर हो जाओगे रोड से। तो आपको जान आपकी अलग में होती है कि भाई मैं सड़क से कितना बाहर हूँ। या तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बिल्कुल एज पे ले जाएगा। एज पे ले जाना हमारी हिम्मत नहीं होती जो बाहर का बंदा है, क्योंकि उसको आप डे नाइट एज पे चलाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आपको गाड़ी का एज का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एज पे तो चलाते नहीं, या तो मार्जिन लेके चलाते हैं। तो जहाँ मार्जिन बहुत कम होता है वहाँ पे 360 कैमरा आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। बाकी इस 360 का ही पार्ट है, देखो जो ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देता है जो इसमें इंटीग्रेटेड है, वो बहुत सही चीज़ है कि आपके इधर अगर कोई गाड़ी है, आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट का चल जाएगा, राइट का दोगे तो आपका राइट का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाएगा। तो इट इज़ नाइस। और बाकी ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विच इज़ ऑल्सो गुड। तो इसमें अगर आप देखें, और इसमें जो ये है आपके आर्मरेस्ट दे रखे हैं, इसमें जो इसमें आर्मरेस्ट दे रखे हैं, जो इसमें कभी होल है वो तो छोटा सा ही है, इसमें तो ज़्यादा सामान आता नहीं है, बट आर्मरेस्ट जो है आपके, ये आपके दोनों स्लाइडिंग होते हैं। अब इसमें ये भी स्लाइडिंग है, ये भी स्लाइडिंग है, तो यू कैन ईजिली पुट योर हैंड हियर। बाकी इसमें जो ऊपर के स्विचेस हैं ये सारी LED लाइट्स दे रखी हैं यहाँ पे, और जो सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। बाकी जो इसमें ये है आपका सनवाइजर है, ये भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने। इसको जब आप इसको ओपन करते हैं, ये शीशा खोलते हैं तो लाइट जल जाती है, और दोनों तरफ है ये, इधर भी शीशा है, इधर भी शीशा है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, विच इज़ गुड बिकॉज ये आई थिंक टॉप मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देती है कंपनी। सम पीपल माइट हैव अ क्वेश्चन कि यार आपने AX7L वर्जन क्यों लिया, ठीक है। AX7L लेने के पीछे कई सारे रीजंस थे। पहला सबसे बड़ा रीज़न था मुझे, जो मैंने आपको बोला कि मुझे 360 कैमरा काफ़ी यूज़फुल लगा। अच्छा, मेरा जो डिसीजन फैक्टर था वो इस पे था कि मुझे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 4x4 अगर आप उठाओ तो दो ही मॉडल आते हैं, AX5L और AX7L महिंद्रा रॉक्स में। ये दो में ही आपको ऑटोमेटिक 4x4 मिलता है। महिंद्रा ने वो थोड़ा सा मतलब नीचे लेवल पे भी 4x4 देना चाहिए था, बट नहीं दिया, ठीक है, वो उनका मनी मिल्किंग प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो हमें फिर ऑप्शन 2 में आ गया था AX5L और AX7L। अब 5L हमने बुक 5L कराया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं 7L की तरफ टिल्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया कि जिसमें ये लेदर फिनिश दे रखी है, ये सॉफ्ट टच है पूरा का पूरा डैशबोर्ड, और जो यहाँ पे हाथ रखने वाला है ये सॉफ्ट टच है। आपका जो ये कैमरा है 360 कैमरा है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम हार्मन कार्डन का दे रखा है इसमें। जो टायर्स हैं वो 19 इंच के हैं। अगेन वो कई लोग उसको कहेंगे कि इट इज़ एक्चुअली वर्स देन 18 इंच। 18 इंच का शायद जो साइड वॉल है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, तो जितनी ज़्यादा साइड वॉल होगी टायर उतना कंफर्टेबल होगा। तो मेरे को 19 इंच तो इतना बड़ा वो नहीं लगता, लेकिन स्टिल मुझे लगा कि 19 इंच, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी है ना, तो मुझे लगा 19 इंच शायद थोड़े से विजुअली ज़्यादा बेटर लगे। ऑफ रोड के हिसाब से तो 18 इंच ही बेटर थे, लेकिन मुझे लगा विजुअली शायद ये गाड़ी 19 इंच में ज़्यादा बेटर लगे, तो मैंने 19 इंच वाला, वो भी मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चीज़ है इस गाड़ी में। बाकी जो आप देखो, मुझे एडास वेडास से तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें एडास वेडास भी दे रखा है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास, दीज डोंट मैटर टू मी, बट जो मैटर रहता है। और इसमें जो सनरूफ थी वो बड़ी थी, जो AX5L है उसमें सनरूफ छोटी थी। तो सनरूफ हमारे लिए एक बड़ा डाइसी सा टॉपिक था। हम बड़ी सनरूफ अच्छी भी लगती है, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ी सी ऑफ रोड टाइप की गाड़ी है, इसमें बड़ी सनरूफ शायद एक रिस्क भी इंक्रीज करती है। तो हमें थोड़ा सा ना 5 और L में ये सनरूफ की वजह से हम थोड़ा सा डाउटफुल थे, नहीं तो 7L वाज ऑलवेज मेकिंग इट्स ऑलवेज अ बेटर चॉइस। अगर आप मेरे से पूछो, आप अगर 5L तक जा रहे हो और इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो 7L 1.5 लाख, शायद 1.5 लाख का फर्क है, 1.5 लाख में 7L इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। अगर आप मेरे से पूछो, अगर आप 1.5 लाख रुपए का बजट बढ़ा सकते हो अपना, तो ऑलवेज गो फॉर 7L। लेकिन ये हमको 25.4 या 3 या 4 की ऐसे कुछ पड़ी थी, बिकॉज ये पहले शायद आई थिंक इसका प्राइस 26 कुछ का था, 2680 या 2670 का कुछ था, और फिर हमें शायद 1.33 या 1.35 का हमें डिस्काउंट मिला था इस गाड़ी पे।
GST की वजह से, जो डिस्काउंट के मतलब जो रेट कम हुए थे GST के, तो उसकी वजह से मैं ये 25.4 या ऐसे कुछ पड़ी थी शायद। ठीक है, अगर गाड़ी की टॉप स्पीड की बात करें ना, इसमें स्टेबिलिटी इन टॉप स्पीड और टॉप स्पीड की, तो मैंने देखो अभी तक इसको 140 145 तक भगाया है, 150 गया होगा मैक्सिमम, और मुझे उसमें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं लगेगा इस गाड़ी में। बहुत ज़्यादा स्टेबल है टॉप स्पीड में, तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है थार से। मैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी फ़र्क है टॉप स्पीड में। अगर आप भगाते हैं तो जो स्टेबिलिटी दिखती है इस गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें वन मोर थिंग कि इसमें जो विंडशील्ड है वो कास्टिक विंडशील्ड है, एटलीस्ट टॉप मॉडल्स, टॉप के 2-3 मॉडल्स में तो है, जिसका मतलब है कि जो विंड नॉइस है वो कम आती है इस गाड़ी में। बाकी इसमें हमने कुछ एक्सेसरी लगाई है, जो कि हम इसमें शायद अलग से वीडियो बनाएंगे। एक्सेसरी क्या क्या इसमें गाड़ी में मैंने लगाई, कि ये X7L है, दिस इज लाइक टॉप मॉडल, राइट। तो टॉप मॉडल में भी क्या एक्सेसरी की जरूरत थी? शायद मुझे लगता है कुछ एक्सेसरी की जरूरत तो पड़ती है आपको टॉप मॉडल होने के बावजूद भी, बट मोटा मोटा कंपनी ने इसमें सारी चीज़ें कवर की हैं, जो पहले प्रॉब्लम्स रहती थी वो सारी कवर की हैं। तो इसमें हमने क्या एक्सेसरी लगाई है उसके बारे में बात करेंगे, टॉप मॉडल होने के बावजूद क्या हमें लगा कि इसमें लगाने की जरूरत है और हमने लगाया है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।